नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। दोस्तों आज हम लोग प्रेसिडेंट के आगे से पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम लोग ने देखो राष्ट्रपति जितने भी हमारे अभी देश में बने हुए हैं, तो 15 राष्ट्रपति बने हुए थे, तो वो हम लोग ने पढ़ लिए हैं। ठीक है, राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है ये भी हम लोग ने देखा था। अब हम लोग उसके आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो राष्ट्रपति के पद के लिए शर्तें तो राष्ट्रपति के पद के लिए शर्तें क्या होती हैं ये हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो देखो, राष्ट्रपति के लिए शर्तें। पहली शर्त होती है वो संसद के किसी भी सदन का या राज्य विधायिका का सदस्य नहीं होना चाहिए। मतलब लोकसभा का सदस्य या राज्यसभा का सदस्य या विधानसभा या विधान परिषद, किसी का भी वो सदस्य नहीं होना चाहिए। यदि ऐसा कोई व्यक्ति निर्वाचित हो जाता है तो उसको राष्ट्रपति का पद ग्रहण करने से पहले उससे त्यागपत्र देना पड़ता है। ठीक है, नंबर 2 क्या है, कोई भी लाभ का पद वो ग्रहण नहीं करेगा। तीसरा देखो, उसको कोई भी किराया चुकाए बिना राष्ट्रपति भवन अलॉट होता है और वही राष्ट्रपति का आधिकारिक निवास होता है। तो राष्ट्रपति के घर का आधिकारिक निवास का नाम क्या है? प्रेसिडेंट हाउस। अगला देखते हैं, उसको संसद के द्वारा जो भी संसद ने राष्ट्रपति के पद के लिए जो भी मतलब भत्ते वगैरह हैं और जो भी विशेषाधिकार है वो सब उसको मिलेंगे। ये सब राष्ट्रपति को मिलेंगे। और एक बार उसने राष्ट्रपति पद को उसने ग्रहण कर लिया, राष्ट्रपति पद मान लो राष्ट्रपति ने ग्रहण कर लिया, तो अब उसको उसकी कार्य अवधि के दौरान उसकी सैलरी कम नहीं की जाएगी। मतलब समझ रहे हो, सैलरी और जो भी भत्ते हैं वो उसके कम नहीं किए जाएंगे, जो पहले से डिसाइड हो गया है। तो इसकी सैलरी इस समय देखो कितनी है राष्ट्रपति की, 5 लाख रुपए इस समय महीने, 5 लाख पर मंथ है, मतलब 60 लाख रुपए ईयरली। 60 लाख, 5 लाख मंथली और 60 लाख ईयरली प्लस भत्ते अलग। और इसमें कोई भी इनकम टैक्स नहीं लगता है। राष्ट्रपति की सैलरी में इनकम टैक्स नहीं लगता है। ठीक है, और अदर अलायंस ये अलग से मिलेंगे, जैसे टेलीफोन है, बंगला है, राष्ट्रपति भवन को राष्ट्रपति प्रेसिडेंट हाउस है, टेलीफोन लाइन है, ये सब चीज़ें उसको सुविधा मिलती है। ये उससे मतलब ये सब इसमें शामिल नहीं है 5 लाख रुपए में। ठीक है, अब देखो, राष्ट्रपति के द्वारा शपथ ली जाती है। तो राष्ट्रपति के द्वारा शपथ ली जाती है। ठीक है, तो राष्ट्रपति शपथ कैसे लेता है? तो देखो, सबसे पहले तो बात को समझो कि राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है। तो भारत का जो सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायमूर्ति होता है, मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो होता है, वो इसको शपथ दिलाता है। ठीक है, अब जैसे
इसकी मतलब लैंग्वेज कैसी रहती है, तो ये सुनना, मैं पढ़ रहा हूँ, तुम सुनना। तो जैसे रामनाथ कोविंद ने जब शपथ ली होगी तो इस तरह से बोला होगा कि मैं रामनाथ कोविंद ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं श्रद्धापूर्वक भारत के राष्ट्रपति के पद का कार्यपालन करूँगा तथा अपनी पूरी योग्यता से संविधान एवं विधि का परिरक्षण, संरक्षण एवं प्रतिरक्षण करूँगा। मैं भारत की जनता की सेवा और कल्याण में निरत रहूँगा। ये इन्होंने शपथ ली है। इंग्लिश में इस तरह से शपथ लेंगे, आई रामनाथ कोविंद डू swear in the name of God that I will faithfully execute the office of President or discharge the functions of the President of India and will to the best of my ability preserve, protect and defend the Constitution and the law, and that I will devote myself to the service and well-being of the people of India। तो ये राष्ट्रपति के द्वारा शपथ लेते हैं। और किस आर्टिकल के अनुसार लेते हैं? आर्टिकल 60 में ही ये इन्होंने लैंग्वेज लिखी हुई है। तो देखो आर्टिकल 60, तो आर्टिकल 60 में ये लैंग्वेज लिखी गई है। ये राष्ट्रपति के द्वारा इस तरह शपथ लेते हैं, ठीक है। उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश इनको शपथ दिलाता है, और अगर ये नहीं है तो उनकी अनुपस्थिति में कोई भी वरिष्ठ न्यायाधीश जिसको वो मुख्य न्यायाधीश ने कह दिया है वो राष्ट्रपति को शपथ दिला देगा, ठीक है। अब देखो अब हम लोग देखते हैं राष्ट्रपति के पद की शर्तें। तो हम लोग देख ही चुके हैं कि राष्ट्रपति के पद की शर्तें क्या क्या होती हैं, वो हम लोग देख चुके हैं पहले ही, एलिजिबिलिटी में ही देख चुके हैं। तो वो शर्तें अब देखो क्या होती हैं। तो शर्तें तो हम लोग देख चुके हैं, तो हम लोग अर्हताएँ देख लेते हैं राष्ट्रपति के पद के लिए। तो देखो वो बहुत आसान चीज़ है, ये एग्ज़ाम में नहीं आती है। जैसे सुन लो, मैं भारत का नागरिक होगा, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, लोकसभा के सदस्य निर्वाचित होने के लिए वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को पार करता हो। जैसे नहीं आजकल एग्ज़ाम में भी जितने भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम होते हैं या कोई भी एग्ज़ाम होता है तो उसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है कि नहीं, अगर नीट का एग्ज़ाम हो रहा है तो यू शुड बी पास्ड 12th स्टैंडर्ड, देन ओनली यू कैन गिव दैट नीट एग्ज़ाम। जैसे ही IIT का एग्ज़ाम होता है तो 12th स्टैंडर्ड यू शुड हैव पास्ड बिफोर गिविंग द IIT एग्ज़ाम। और कोई भी गवर्नमेंट जॉब के एग्ज़ाम के लिए यू शुड बी एटलीस्ट ग्रेजुएट विद 55% मार्क्स। तो दीज आर द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर टू गेट द जॉब इन द गवर्नमेंट सेक्टर दैट। सो इसी के अकॉर्डिंग राष्ट्रपति के पद के लिए भी कुछ अर्हताएँ होती हैं, तो ये इन्होंने कर दिया है। वो कोई भी लाभ के पद पे ना हो, ठीक है। लाभ के पद पर होता है तो उसको मतलब इस्तीफा देना पड़ता है राष्ट्रपति का पद ग्रहण करने के पहले। और देख लो, एक बात और सुन लो, राज्य के मंत्री का पद है, किसी भी राज्य के राज्यपाल का पद है, तो ये सब मतलब लाभ का पद नहीं माना जाता है, ठीक है। चलो अब अगला देखते हैं। राष्ट्रपति के लिए जो महाभियोग चलता है, तो महाभियोग भी बहुत इम्पोर्टेंट है। राष्ट्रपति पर महाभियोग कैसे चलता है, तो इंग्लिश में कहा जाता है इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट। तो सबसे पहले तो पद की अवधि राष्ट्रपति की होगी 5 साल, पर वो 5 साल से पहले भी त्याग पत्र देकर उपराष्ट्रपति को इस्तीफा दे सकता है, ठीक है। या अपने कार्यकाल को पूरा होने से पहले उसको महाभियोग चला कर भी हटाया जा सकता है, इम्पीचमेंट चला के। और एक बात और सुनो कि जब तक राष्ट्रपति के मान लो राष्ट्रपति के पद के 5 साल पूरे हो गए, 5 साल वो उसने प्रेसिडेंट पावर को एंजॉय कर लिया, पर अभी राष्ट्रपति का चुनाव नहीं हो पाया है। तो जब तक नया राष्ट्रपति पद को ग्रहण नहीं कर लेता है, अनटिल देन
उसको जो है राष्ट्रपति पद को होल्ड करके रखना, मतलब वो राष्ट्रपति पद पे बना रहेगा। तो राष्ट्रपति के विरुद्ध जो महाभियोग चलाने वाली जो मतलब एक प्रक्रिया है, उसको अर्धन्यायिक प्रक्रिया कहा जाता है। तो देखो, अनुच्छेद 61 मतलब 61 आर्टिकल में कहा गया है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है। अब देखो, महाभियोग में क्या डेफिनेशन दी गई है। तो संविधान का अतिक्रमण, संविधान का अतिक्रमण क्या होता है कि मान लो कोई फुटपाथ है, तुमने उसका अतिक्रमण करके उसमें कुछ अपना फुटपाथ बनवा लिया, उस फुटपाथ को अपने घर की बाउंड्री में शामिल कर लिया, तो तुमने फुटपाथ कब्जा कर लिया। ऐसे ही संविधान का कब्जा कर लिया किसी ने, तो राष्ट्रपति ने कर लिया, तो राष्ट्रपति ने संविधान का अतिक्रमण कर दिया। ठीक है। तो अब देखो, हम लोग संविधान में उसके बारे में समझते हैं कि संविधान में मतलब राष्ट्रपति पर महाभियोग कैसे चला जाएगा। तो उदाहरण से समझते हैं। जैसे लोकसभा में 545 और राज्यसभा में 245 मेंबर हैं, इसके 1/4 मतलब 1/4। तो 1/4 मेंबर 545 के कितने हो गए, 136 पॉइंट कुछ समथिंग हो गए, तो 137 मान लो, और इसमें 62 मान लो। अगर मान लो किसी भी सदन में राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने का बुलाया जा सकता है। मान लो राज्यसभा में लाया जाता है, तो राज्यसभा के 1/4 सदस्य मतलब 245 मेंबर हैं, तो 62 मेंबर ने अगर ये कह दिया कि हम जो है चाहते हैं कि राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जाए क्योंकि इसने संविधान का अतिक्रमण किया है, मतलब 62 मेंबर अगर एप्लीकेशन दे देते हैं साइन करके, तो राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जाएगा। या तो लोकसभा में 136 लोगों ने कह दिया, साइन करके कह दिया कि राष्ट्रपति ने संविधान का अतिक्रमण किया है, हम राष्ट्रपति के मतलब जो कार्य हैं उनसे संतुष्ट नहीं है, तो संविधान द्वारा इन पर महाभियोग चलाया जाए। तो लोकसभा में भी ये चीज़ हो जाती है। तो मान लो एक उदाहरण से समझते हैं कि लोकसभा में ये चीज़ आई, 136 लोगों ने कह दिया कि हम चाहते हैं कि राष्ट्रपति पर महाभियोग चले, तो ये चीज़ लोकसभा में आ चुकी है। अब लोकसभा ने 14 दिन चलाने से पहले, राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने से पहले 14 दिन पहले राष्ट्रपति को सूचित कर दिया। ठीक है, राष्ट्रपति को सूचित कर दिया, राष्ट्रपति ने अपना पक्ष लोकसभा को भेज दिया। ठीक है, लोकसभा को इन्होंने अपना पक्ष भेज दिया। अब क्या होगा कि इसकी जांच की जाएगी, जांच की गई और उसके बाद वोटिंग की जाएगी। तो वोटिंग की गई तो 2/3 लोकसभा में 2/3 लोगों ने अगर पास कर दिया कि नहीं संविधान का अतिक्रमण किया है, वोटिंग होती है, और 2/3 लोगों ने ये कह दिया कि संविधान का वोटिंग में यस कर दिया कि हाँ राष्ट्रपति को हटाया जाए, तो ये लोकसभा से पास हो जाएगा। ठीक है, अब 2/3 कितना होता है, तो अब इससे देख लो। वन 182 से ज़्यादा लोगों ने अगर कह दिया, ये देखो 182 तो ये आया, फिर 2 का गुणा भी किया जाएगा, तो ये आ जाएगा 363 मेंबर। ठीक है, तो 363 मेंबर ने ये कह दिया कि नहीं राष्ट्रपति ने संविधान का अतिक्रमण किया है, तो और पास कर दिया यस करके, तो ये चीज़ लोकसभा से पास हो गई। ठीक है, अब जाएगा राज्यसभा के पास।
राज्यसभा में भी एक जांच कमेटी उसने जांच करी और उसने आरोपों को सही पाया, और राज्यसभा में भी फिर वोटिंग होती है। 2/3 लोगों ने अगर पास कर दिया, मतलब अगर 2/245 का 2/3 मान लो 162 से ज़्यादा लोगों ने अगर कह दिया कि नहीं, यस कर दिया अगर कि हाँ राष्ट्रपति ने संविधान का अतिक्रमण किया है, राष्ट्रपति को हटाया जाए, तो देखो वहाँ से भी पास हो गया, तो लोकसभा से भी पास हो गया और राज्यसभा से भी पास हो गया। दोनों से अगर पास हो गया तो राष्ट्रपति को उसी दिन से हटा हुआ माना जाएगा। तो ये संविधान की राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया है। तो ये हम लोग अब देखते हैं, पढ़ लेते हैं जल्दी से। राष्ट्रपति पर महाभियोग, संविधान का उल्लंघन करने पर महाभियोग चलाया जाता है। संविधान ने उल्लंघन की बातों को परिभाषित नहीं किया है। संविधान के उल्लंघन को महाभियोग किसी भी सदन में आरंभ किया जाता है। सदन के 1/4 सदस्य के द्वारा हस्ताक्षर होने पर राष्ट्रपति को 14 दिन का नोटिस दिया जाता है और 2/3 बहुमत से पारित होने के बाद यह दूसरे सदन में भेजा जाता है, तथा दूसरे सदन में भी 2/3 बहुमत से पारित होने के बाद ये अगर पारित हो जाता है तो राष्ट्रपति को पद से हटना होगा। राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया अर्ध न्यायिक है, और राष्ट्रपति के महाभियोग के वोटिंग में संसद के दोनों सदनों के, हाँ आप देखो अब ये समझ लो कि राष्ट्रपति के जो वोटिंग होती है उसमें कौन से लोग भाग लेते हैं, कौन से नहीं भाग लेते हैं। तो देखो लोकसभा और राज्यसभा में, लोकसभा में वो मेंबर जो नॉमिनेट हुए थे, मान लो 2 आंग्ल भारतीय थे, इन्होंने राष्ट्रपति के जब इलेक्शन हुआ था तब भाग नहीं लिया था, पर अब जब हटाए जा रहे हैं तो ये भाग लेंगे, ठीक है। और राज्यसभा में जो 12 लोग नॉमिनेट हुए थे जिन्होंने भाग नहीं लिया था राष्ट्रपति के इलेक्शन में, अब ये हटाने में भाग लेंगे, क्यों। और देखो तीसरी चीज़ और समझो, पर फिर समझना उसके बाद। विधानसभा के निर्वाचित सदस्य जिन्होंने राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लिया था, अब वो भाग नहीं लेंगे, क्यों। क्योंकि इतना कौन लेंथी प्रोसेस अपनाएगा कि पहले लोकसभा राज्यसभा से पास कराओ और फिर विधानसभाओं में भेजो, तो इतना प्रोसेस कोई नहीं अपनाता है। इन्होंने लोकसभा राज्यसभा में सभी लोग हैं उनको कह दिया कि आप लोग वोट कर दो, अगर आप लोग तैयार हैं हटाने के लिए तो आपको हटाऊंगा, मतलब राष्ट्रपति हट जाएगा। बात आप समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। तो यही ये आपने समझ लिया है। देखो राष्ट्रपति के पद हेतु एलिजिबिलिटी, राष्ट्रपति के द्वारा शपथ, अनुच्छेद 60, राष्ट्रपति के पद के लिए शर्तें मैंने आपको बता दी, और राष्ट्रपति के पद पर महाभियोग और उसकी पद रिक्तता, मैंने बता दिया है कि आपको उसको कितनी सैलरी मिलेगी, 5 लाख इस समय मिल रहा है, और राष्ट्रपति का वेतन और भत्ता पेंशन अधिनियम 2008 के द्वारा ये मिल रहा है, ठीक है। अब देखो राष्ट्रपति का जो वेतन है किससे दिया जाता है, तो भारत की संचित निधि से। देखो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, इससे इसको सैलरी दी जाती है। तो बात को समझ गए कि नहीं। तो ये सब चीज़ें थी राष्ट्रपति के कुछ शर्तें, और राष्ट्रपति पर महाभियोग कैसे चलाया जाएगा। अब हम लोग आने वाले वीडियो में राष्ट्रपति के जितनी भी शक्तियाँ हैं वो पढ़ेंगे, और फिर हम लोग राष्ट्रपति में जितने आर्टिकल हैं, आर्टिकल भी हम लोग पूरे पढ़ेंगे, ठीक है। आर्टिकल हम लोग 62 तक के जितने भी आर्टिकल हैं राष्ट्रपति से संबंधित वो हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है दोस्तों। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।